Hello students, how are you? Today we will start the first chapter of history of ninth class, that is the French Revolution. In this chapter we will read about the French Revolution. That the French Revolution is known as a landmark in the history of Europe and the world. It gave a serious jolt to the ancient regime, a system based on privileges of nobles, the clergy, and the supremacy of monarchy. The Declaration of the Rights of Man and Citizens during the French Revolution announced the coming of a new era. The slogan of the French Revolution, the liberty, freedom, and equality, became the new language in world politics. तो यहाँ पर जो हमने बात किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, इसको एक लैंडमार्क के रूप में देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में। उस समय जो प्रिविलेजेस थी हमारे पास, जो सिस्टम था, जो बेस था प्रिविलेजेस पर, उस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में बता दूं कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। एक अफवाह भी थी, जिसको हमने र्यूमर कहा, एक अफवाह भी थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। एक र्यूमर फैला था, ठीक है ना। लगभग 7,000 मैन एंड वुमेन्स जो टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए थे, उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों पर जबरन प्रवेश कर गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात तो सामने आई हमारे कि उस समय एक रूमर फैला था कि किंग ने अपनी आर्मी को भेजा था मारने के लिए, ठीक है ना। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बेस्टिली किला को, जो है, को की जेल को तोड़ डाला। और वहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। उनको ऐसी खबर थी कि वहाँ पर बहुत सारा एम्यूनिशन मिल सकता है। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बेस्टिली जो कमांडर था वो मारा गया और उन्होंने कैदियों को छुड़ा लिया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बेस्टिली किला जो था, लोगों की घृणा का केंद्र था। लोग उसको घृणा करते थे, हेट करते थे उससे। इसलिए किले को ढा दिया गया, तोड़ दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस के को बतौर समृद्धि छिन करना चाहते थे। यहाँ पर बेटा एक बात और है कि इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश की देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी हुए। अधिकांश जनता वहाँ की जो थी, उस समय वहाँ पर महंगाई इतनी हो गई थी कि लोगों को अपनी फूड के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। वहाँ पर फूड को हम लोग ने यहाँ पर वर्ड लिखा है ब्रेड। क्या लिखा है? ब्रेड, जिसको हिंदी में हम लोग पाव रोटी कहते हैं। तो जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए कई इतिहासकार ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। इसका अंत कैसा हुआ कि बाद जो किंग था, किंग लुइस 16 बॉर्बन डायनेस्टी, उसको लास्ट में फांसी दे दी गई। हालांकि इस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर मैंने जो अभी आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई, उसी के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है अ ग्लिम्प्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
अ ग्लिम्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो मैंने यहां पर वही सारी बातें लिखी है जो अभी मैंने आपको समझाया। ऑन 14th July 1789, around 7,000 men and women of Paris gathered in front of the town hall. They decided to form a people militia. मैंने आपसे क्या कहा था, उन्होंने एक सेना बनाई। They destroyed number of government buildings in search of arms. उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स को तोड़ा आर्म्स को कलेक्ट करने के लिए कि उनको आर्म्स मिल जाए। द किंग ऑर्डर्स हिज ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा एक रूमर फैला था, ठीक है ना, कि किंग ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है। सेवरल हंड्रेड पीपल स्टॉर्म द बेस्टिली, द फोर्टेस्ट प्रिजन ऑफ पेरिस। दे होप टू फाइंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम द फोर्ट। वो क्या चाहते थे, उनको अम्यूनिशन चाहिए था लड़ने के लिए। क्या चाहिए था, अम्यूनिशन, हथियार चाहिए थे, गोला बारूद चाहिए थे, ठीक है ना। इन द आर्म्ड बैटल द कमांडर ऑफ द बेस्टिली वॉज किल्ड एंड 7 प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। उस समय उनका जो कमांडर था बेस्टिली, वो मारा गया और जो 7 प्रिजनर्स थे उनको वहां से छुड़ा लिया गया। उनको वहां से क्या कर लिया गया, छुड़ा लिया गया। The Bastille was hated by all French people as it symbolized the despotic power of the king. जो बेस्टिली था, किला था, फोर्ट था, उससे सब लोग नफरत करते थे, हेट करते थे, घृणा करते थे, ठीक है ना। द फोर्टेस was demolished and its stone fragments were sold in the market as a souvenir. लोग उसके अवशेष जो बचे थे, ढहा तो दिया, उसके जो अवशेष बचे थे उसको मार्केट में ले गए बेचने के लिए। एट दैट टाइम पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। वो एक ऐसा पीरियड था जिस समय महंगाई इतनी थी और हर चीज के दाम बढ़ रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ब्रेड के प्राइस हाई हो गए थे। ब्रेड का मतलब यहां पर है पाव रोटी, ठीक है ना, वहां पर ब्रेड चलती थी पाव के रूप में। लार्ज स्केल ऑफ राइट्स spread in Paris and countryside. All of these are beginning of a chain of events which ultimately led to execution of the king in France. Though most people at that time did not anticipate this outcome. ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब ये सब कुछ हुआ, क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, इसके कारण क्या थे। तो मैंने अगला जो स्लाइड आपके लिए बनाई है, दैट इज द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन यहां पर एक बात जानने वाली है, वो बात की जानने वाली क्या है, आपको याद होगा मैंने शुरू की लाइन में आपको बताया था कि वहां पर जो सिस्टम था वो किस पर बेस्ड था, प्रिविलेजेस पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था, प्रिविलेजेस। मोनार्ची तो थी, मोनार्ची तो थी वहां पर। तो यहां पर जो कॉजेस की बात मैं आपसे करता हूं, क्या कारण थे, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए लिया है वो है सोशल कॉज। वो क्या है, सोशल कॉज। सामाजिक कारण क्या था उस समय 18th सेंचुरी में। कब की बात कर रहे हैं, 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले के बारे में डिस्क्राइब किया गया है ओल्ड डिजाइन। ओल्ड डिजाइन का मतलब क्या है, जो हमने 1789 से पहले की बात की है, ठीक है। एक बात का कंफ्यूजन हमेशा रहता है, शायद आपको भी हो सकता है। अगर हमने कहा 18th सेंचुरी की शुरुआत कब से हुई या 18th सेंचुरी कब स्टार्ट होता है, मैंने कई बार पूछा।
अक्सर लोग कहते हैं 1801 से, जो कि गलत है। 18th सेंचुरी का मतलब है 1701 से लेकर के 1800 तक। ये 18th सेंचुरी कहलाएगी हमारी। क्या कहलाएगी? 18th सेंचुरी। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है। कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है। ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना, क्योंकि यहां पर जो मैंने लिखा है 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है ना? मैंने यहां पर वर्ड लेट भी यूज किया है। ठीक है ना? यानी कि जो ये हम लोग बात कर रहे हैं इसको हमने जो यहाँ पर वर्ड लेट किया है, यूज किया है, अराउंड आप मान सकते हो लास्ट 30 ईयर्स का पीरियड मान सकते हो। लेट लेट का मतलब तो यही कह सकते हैं हम लोग, लास्ट 25 ईयर्स या 28 ईयर्स। ठीक है ना? लेट से सेंचुरी में जो हमारी जो सोशल कॉज थे उसके बारे में बात की है। तो मैंने यहाँ पर जो एक डायग्राम बनाया है, वो डायग्राम अभी आप देखेंगे। उसमें उसमें मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि उस समय समाज 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। ठीक है ना? तो यहां पर जो पहला जो भाग था वो थे क्लर्जी। कौन थे? क्लर्जी। दूसरा जो स्टेट था वो थी नोबिलिटी, जिसको हम नोबल कहते हैं। थर्ड में कॉमन पीपल्स थे, जिसमें बिजनेसमैन आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं। उनके अलावा पीजेंट्स हैं, आर्टिजन्स हैं। इनके अलावा स्मॉल पीजेंट्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं एंड सर्वेंट्स हैं। ठीक है ना? अब क्या है, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। अक्सर क्वेश्चन आता है इंटू हाउ मैनी स्टेट्स, हाउ मैनी स्टेट्स वर देयर, या द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी स्टेट्स। So you have to write 3 states. Number 1 is clergy. That is the group of persons involved in church matter. वो लोग जो चर्च के मैटर पे इन्वॉल्व होते हैं, उनके मेंबर होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। नंबर 2 इज नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन होते हैं? जो हाई रैंक के एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, दे वर नोन एज द नोबिलिटी। Persons who have high rank in the state administration. And the last is the common people. यहां पर जो थर्ड स्टेट में जो मैंने वर्ड यूज किया है कॉमन पीपल, उसमें कई सारे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, सर्वेंट्स हैं। क्या है? सर्वेंट्स। तो यहां पर जो फर्स्ट 2 क्लास हैं, जिसको हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेट कहा है, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। उनको टैक्स नहीं देना होता था, एग्जेम्प्ट किया हुआ था। क्या किया था? एग्जेम्प्ट किया हुआ था। ठीक है ना? दूसरी बात, अगर हम यहां पर देखें, यहां पर देखें, दे enjoyed privileges by birth. Nobility classes also enjoyed feudal privileges. एक पहली बात तो यह है कि टैक्स से एग्जेम्प्ट थे। दूसरी बात क्या है? उनको प्रिविलेजेस मिलती थी, सहूलियत मिलती थी बाय बर्थ। भाई राजा के घर में पैदा हुआ है तो नौकरी तो करेगा नहीं, है ना? अमीर के घर में पैदा हुआ है ना, तो छोटे मोटे काम तो करेगा नहीं, बाय बर्थ है।
ठीक है ना। और हर चीज को बाई बर्थ या बचपन से वो इंजॉय करते थे। क्या करते थे? इंजॉय करते थे। ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। अब टैक्स भरना किसको होता है? यहां पर यह बात बहुत कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, कॉमन नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट है। टैक्स भरता कौन था? ओनली थर्ड स्टेट। ओनली थर्ड स्टेट। नहीं समझ में आया भाई? ऊपर के दो लोग तो बाई बर्थ उनको प्रिविलेजेस मिल रही है, तो बचा थर्ड वाला, उसको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है ना। तो ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली। डायरेक्ट टैक्स को क्या कहते थे? टैली, ठीक है ना, जो कि डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था, जो कि डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता। एंड ऑल्सो अ नंबर ऑफ indirect taxes which were charged on articles of everyday consumption like salt or tobacco. इनके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि चार्ज किए जाते थे, जो डेली एवरीडे कंजम्पशन जो हम लोग कंज्यूम करते थे, जैसे कि एक सबसे कॉमन चीज है सॉल्ट, नंबर 2 इज टोबैको, इन पर भी टैक्स लगता था, इन पर भी टैक्स लगता था। अगला पॉइंट जो मैंने बनाया है दैट इज द अ टैक्स कॉल्ड टिथे। वो क्या कहलाता था? टिथे। वॉज ऑल्सो कलेक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च के लोग पीजेंट से ये टैक्स कलेक्ट करते थे, और जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे इसको क्या नाम दिया? टिथे। तो यहां पर टिथे क्या है? अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जितना भी प्रोड्यूस किया है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उसका 1/10 पार्ट चर्च को देना होता था। 1/10 पार्ट चर्च को देना होता था। अगला है बेटा, क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन, जो उस जगह की जो टोटल पॉपुलेशन है, वो खाली 10% है। दोनों स्टेट को मिलाकर के 10% ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन उनके पास टोटल लैंड कितनी थी? 60% लैंड थी। कितनी लैंड थी? 60% लैंड थी। और जो तीसरा स्टेट था, थर्ड स्टेट, वॉज 90%। उनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 90%। 90% पॉपुलेशन के पास लैंड कितनी होनी चाहिए? आप सोच सकते हो। 40% रह गई भाई। 60 उनके पास है, तो इनके पास कितनी रह गई? 14%। कितनी रह गई? 14%, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पहला कॉज पढ़ा जो है सोशल कॉज, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड कॉजेस पढ़ेंगे, दैट इज द इकोनॉमिक कॉज। थैंक यू।